एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं करम में लिखिया कंकर तो क्या करेंगे शिव शंकर। कुछ वैसा ही चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के साथ। ब्रिक्स को लेकर पाकिस्तान को बड़ा झटका मिला है, वो भी ऐसे समय में जब चाइना साथ खड़ा है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं क्या इजराइल और पाकिस्तान में दोस्ती होगी? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया के अधिकतर मुस्लिम देशों का इजराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं है। कई तो इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता ही नहीं देते हैं। कई कट्टरपंथी मुस्लिम देश ऐसे भी हैं जिनके पासपोर्ट पर साफ साफ लिखा है इजराइल को छोड़कर बाकी अन्य देशों में स्वीकार्य है। लेकिन हाल के दिनों में कई मुस्लिम देशों ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। इस बीच पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने पाकिस्तान को इजराइल के सामान्यीकरण के लिए एक संभावित भागीदार के रूप में चिन्हित किया है। कुशनर ने कहा है कि ट्रंप के कार्यकाल में किए गए अब्राहम समझौते के कारण इजराइल के राजनयिक संबंधों का विस्तार सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देशों के साथ हो सकता है। जेरेड कुशनर को इजराइल से संबंधित उनके राजनयिक कार्यों के लिए एंटी डिफेमेशन लीग के वार्षिक शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि यहूदियों और मुसलमानों दोनों के साथ बात करना, जो वर्तमान संघर्ष के कारण जो समस्याएं हो रही हैं वो दिख रही हैं। अब्राहम समझौते में सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आने वाले कई अन्य देशों के साथ इजराइल के संबंध अच्छे हो सकते हैं। इजराइल ने 1979 में मिस्र, 1994 में जॉर्डन के साथ शांति स्थापित की। इसके बाद 2020 में यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को के साथ हस्ताक्षर किए। अब्राहम समझौते को ट्रंप प्रशासन ने अपनी विदेश नीति की बड़ी सफलता के रूप में प्रसारित किया था। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 78वें संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि इजराइल सऊदी अरब के साथ संबंधों को सामान्य करने के रास्ते पर है। उनके इस बयान के बाद एक नई बहस छिड़ गई। यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान के बाद कौन से मुस्लिम देश इजराइल के साथ संबंध स्थापित करेंगे? पाकिस्तान ने धर्म के आधार पर सिर्फ फिलिस्तीन को मान्यता दी है। वो इस बात पर जोर देता है कि इजराइल को मान्यता एक संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना पर आधारित है। लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच कुछ गुप्त बातचीत की भी खबरें हैं। दोनों देशों के बीच पहली ज्ञात उच्च स्तरीय वार्ता 2005 में हुई थी। तब पाकिस्तान और इजराइल के विदेश मंत्री तुर्की में मिले थे। तब से मीडिया में कई बैठकों की खबरें आई, हालांकि किसी को भी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है। खैर, अब यहाँ पर आगे दोनों के बीच में दोस्ती होगी या नहीं होगी ये तो समय बताएगा। पर पाकिस्तान के साथ समस्या ये है कि समस्या उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। पाकिस्तान ने बड़ी उम्मीदें बांध रखी थी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। पाकिस्तान आज के समय एक ऐसे वैश्विक ग्रुप में शामिल होना चाहता है जिसके नाम में ही भारत है। ये ग्रुप है ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। चीन चाहता है कि अब इसमें पाकिस्तान को शामिल किया जाए। चीन के समर्थन के बावजूद पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल नहीं हो पाया है। मौजूदा सदस्यों से उसे सर्वसम्मत स्वीकृति नहीं मिली है। ब्रिक्स का वर्तमान अध्यक्ष रूस है, जो पाकिस्तान को शामिल करने को लेकर हिचकिचाता दिख रहा है। साल 2023 में ब्रिक्स का विस्तार हुआ था, लेकिन फिलहाल इसमें अभी इसके विस्तार की संभावना नहीं बताई जा रही है। सूत्रों ने कहा कि किसी नए सदस्य को शामिल करने के लिए मौजूदा सदस्यों के बीच आम सहमति की जरूरत होती है। पाकिस्तान के आवेदन पर सहमति नहीं है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, दुनिया के टॉप अर्थव्यवस्थाओं के ग्रुप में फिट नहीं बैठता। चीन के दबाव के बाद पाकिस्तान संघाई संगठन में शामिल हुआ था। वहीं रूस ने भारत के प्रवेश को आगे बढ़ाया। भारत को कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ने समर्थन दिया था। हालांकि ब्रिक्स एससीओ में प्रवेश के मानदंड अलग अलग हैं। एससीओ के विपरीत भारत ब्रिक्स का संस्थापक देश है और इसके विस्तार में उसका मत एक महत्वपूर्ण है। पिछले साल दक्षिण अफ्रीका में आयोजित शिखर सम्मेलन का विस्तार हुआ था। यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, इथियोपिया, अर्जेंटीना को ब्रिक्स में शामिल किया गया था। इससे ग्रुप की कुल सदस्यता 11 हो गई। बाद में नए राष्ट्रपति के चुनाव के बाद अर्जेंटीना ने इससे हटने का फैसला लिया और अब ब्रिक्स की कुल संख्या 10 हो गई है। रूस ने घोषणा की है कि लगभग 30 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की रुचि दिखाई
आई है। रूस के मुताबिक ये ब्रिक्स के बढ़ते हुए महत्व को दिखाता है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने कहा कि कई देश ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा रखते हैं। पिछले साल जब ब्रिक्स का विस्तार हो रहा था तब भी भारत काफी संभल कर कदम उठा रहा था। दरअसल भारत नहीं चाहता था कि ब्रिक्स एक अमेरिका विरोधी गुट के रूप में उभरे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। वहीं चीन का स्टॉक मार्केट दम तोड़ रहा है। आज भी देश के शेयर बाजार में अच्छी तेजी दिखाई जा रही है और आपको बता दें, कहा जा रहा है कि इस समय ऑल टाइम हाई पे चल रहा है भारत का शेयर मार्केट। भारत के शेयर बाजार में जितनी तेजी है, चीन के स्टॉक मार्केट में उससे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। आर्थिक मोर्चे पर कई दिक्कतों का सामना कर रहे चीन में पिछले साल शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। देश में रियल एस्टेट का संकट लगातार गहराता जा रहा है। लोग खर्च करने से बच रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है। यही कारण है कि 2 दशक से अधिक समय तक दुनिया का ग्रोथ इंजन बना चीन इस समय बैकफुट पर चला गया है। चीन के ब्लू चिप CPI 300 इंडेक्स में पिछले साल 11% से भी गिरावट आई थी, जबकि हांगकांग हैंगसेंग में 14% की गिरावट आई थी। रिपोर्ट ये कह रही है कि पिछले 3 सालों में चीन का शेयर बाजार 50% से ज्यादा गिर चुका है। चीन के शेयर बाजार में 22 करोड़ लोगों ने निवेश किया हुआ है। बाजार में गिरावट से इन निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। इसका असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है। चीन में युवाओं के बीच बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ रही है। लोग भी अब ज्यादा पैसा खर्च करने से बच रहे हैं। पिछले साल 2023 में यहाँ की अर्थव्यवस्था में दर्ज की गई गिरावट इस साल भी जारी है। अर्थव्यवस्था के फिसलने के पीछे 1-2 नहीं बल्कि कई कारण हैं। इसमें विदेशी निवेश में कमी, बेरोजगारी, विकास दर में कमी, कमजोर मुद्रा और प्रॉपर्टी सेक्टर का संकट अहम है। खैर, अब यहाँ पर चाइना पूरी तरीके से सी के इशारे पर चल रहा है। सी जो नीतियां बना रहे हैं उसी के आधार पर तय होता है। इस बार भी सी ने अपनी नीतियों में कई सारी चीजें बदली है और ऐसे में जब तक सी अपनी नीतियों को सही नहीं करते तब तक इनकी अर्थव्यवस्था में वापसी कर पाना मुश्किल होगा। हालांकि ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा रहा है तो हिस्सा रहने की वजह से यहाँ पर इसका असर तो पड़ेगा ही। रियल एस्टेट की एक से दूसरी कंपनी भी अब लाइन में लग चुकी है दिवालिया होने के लिए, कंट्री गार्डन, और ये एक हालात बना रहे हैं चाइना के अंदर स्थितियों के बिखरने का। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। अगर ब्रिक्स में शामिल हो जाता पाकिस्तान तो क्या होता? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।